आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक वर्क। ठीक है, वर्क क्या है? वर्क किसको कहेंगे? मान लीजिए मेरे क्लासरूम में एक टेबल है जिसको मैंने आपको ये कहा कि इस टेबल को क्लासरूम के गेट तक पहुंचा दीजिए। गेट के नजदीक पुश करके या पुल करके, खींचकर या धक्का देकर गेट के नजदीक पहुंचा दीजिए और हम घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद हम आए लौटकर क्लासरूम में और हमने ये देखा कि टेबल वहीं का वहीं पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क नहीं हुआ। और अगर टेबल कहीं बीच में पड़ा है, इसका मतलब थोड़ा सा वर्क हुआ। और जहां कहे थे वहां अगर टेबल है, इसका मतलब हम जितना वर्क कह के आपको गए थे उतना वर्क हो चुका है। ठीक है, क्या देखा आपने? अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ। आपने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, अगर आपने बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया तो वर्क हो गया। अगर आपने बॉडी को डिस्प्लेस नहीं किया तो वर्क नहीं हुआ। ठीक है, एक बात और, आपने फोर्स किधर अप्लाई किया? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था, फोर्स का डायरेक्शन क्या था, बल की दिशा क्या थी, आपने बल लगाया किधर? ठीक है, ऐसा नहीं है कि फोर्स आप ईस्ट के डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी जो है नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है। वैसे हम कुछ एग्जांपल आपको बताएंगे। नॉर्मल फोर्स का भी एग्जांपल मैं बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट से नाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहां फिलहाल सिर्फ इतना ही कि आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। आई बात समझ में? इसीलिए वर्क का जो डिफिनीशन है वह क्या दिया हुआ है, वह यह है कि इफ ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी and displaces through some distance in the direction of force, then work is said to be done. यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में थोड़ी दूर तक विस्थापित कर दिया जाता है, खिसका दिया जाता है, तो कहा जाता है कि कार्य हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन लिख लें, उसके बाद तब एक्सप्रेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड displaces it through some distance in the direction of force, in the direction of force। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले हिंदी में लिखते हैं
यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में थोड़ी दूर तक विस्थापित कर दिया जाता है, तब कहा जाता है कि कार्य हुआ है। ठीक है, देयरफॉर वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन। ठीक है, सिंपल डिफिनीशन। इसके बाद तब हम लोग वर्क के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद वर्क का एसआई यूनिट यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, ऐसा करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर। इसको आप क्या कहते हैं? जूल। क्या कहते हैं इसको? जूल। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? डाइन सेंटीमीटर। इसको कहते हैं अर्ग। 1 जूल और 1 अर्ग में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वह देख लीजिए। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर चूंकि अर्थ के बराबर है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। ठीक है, सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। एक चीज और क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क।
कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा? W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का भी डायमेंशन लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन MLT-2 होता है, पिछले क्लास में बताए हैं। डिस्प्लेसमेंट L हो गया, यानी ML2T-2 हो गया। तो वर्क का यही डायमेंशनल फार्मूला हो गया। चलिए अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। ये जो भी एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं वह कांस्टेंट फोर्स के लिए निकाल रहे हैं। किसी बॉडी पर आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हम वर्क के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, वर्क डन ब्रैकेट में बाई कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट रहने दीजिए। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, कार्य के लिए किए गए कार्य के लिए व्यंजक 1 नंबर। If a force F acts on a body making angle theta with horizontal and the body moves along horizontal up to distance S, up to distance S। ठीक है। यदि वस्तु पर क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए बल लग रहा है, जिसके कारण वस्तु क्षैतिज दिशा में S दूरी तय करती है। ये स्थिति है, ये कोई बॉडी है जिस पर फोर्स F अप्लाई हो रहा है और बॉडी F डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रही है। ये हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग थीटा एंगल बनाते हुए डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है। डिफिनीशन में आपने क्या पढ़ा? डिफिनीशन में आपने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए।
डिफिनीशन में आपने क्या पढ़ा, अभी अभी डिफिनीशन में आपने क्या देखा कि इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये डिफिनीशन में था। ठीक है, तो हम जो डिफिनीशन में है उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में हमको फोर्स का कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट यानी कि घटक। हम फोर्स लगा रहे हैं थीटा एंगल बनाते हुए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, तो एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कितना फोर्स लग रहा है ये हमको चाहिए। इसके लिए हम कहां जाएंगे, हम ये आपको याद दिला दें, ये हम आपको याद दिला दें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिश का विघटन। सदिश का विघटन आप पढ़ चुके हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप पढ़ चुके हैं वेक्टर चैप्टर में। क्या पढ़े हैं वहां पर, वहां पर आप ये पढ़े हैं कि कोई वेक्टर ए अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए एक्टिंग कर रहा है, तब एलॉन्ग एक्स एक्सिस जो इसका कंपोनेंट होगा ये ए कॉस थीटा होगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो इसका कंपोनेंट होगा वह ए साइन थीटा होगा। ये आप पढ़े हुए हैं कहां पर, वेक्टर चैप्टर में। यानी कि इस ए का कंपोनेंट एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम यहां पर फोर्स का कंपोनेंट लेंगे, किधर, जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उधर। यानी कि फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा। फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देयरफॉर वर्क डन। अब देखिए वर्क डन W बराबर अतः किया गया कार्य, क्या हो गया, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स कितना है, एफ कॉस थीटा, तो हम यहां लेंगे एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स कितना है, एफ कॉस थीटा, इसलिए हम यहां क्या लेंगे, एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट एस, यानी कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन हो गया किस बात के लिए, वर्क डन के लिए। ये एक्सप्रेशन हो गया किस बात के लिए, वर्क के लिए। कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा हो तब। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब सेकेंड कंडीशन, फोर्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग फोर्स, दोनों बात बराबर है। यहां पर हम क्या लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग फोर्स लिए हैं। चलिए पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आइए सेकंड पॉइंट में क्या है सो देखिए। सेकंड पॉइंट, इफ फोर्स F
is applied along horizontal and the body moves on inclined plane through distance s, inclined plane through distance s। ठीक है, अगर कोई वस्तु इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कर रही है लेकिन फोर्स लग रहा है एलोंग हॉरिजॉन्टल। अभी आपने देखा फर्स्ट पॉइंट में बॉडी मूव कर रही थी एलोंग हॉरिजॉन्टल, फोर्स लग रहा था थीटा एंगल बनाते हुए। यहां पर फोर्स लग रहा है एलोंग हॉरिजॉन्टल और बॉडी मूव कर रही है इंक्लाइंड प्लेन पर। यदि किसी वस्तु पर बल क्षैतिज दिशा में लग रहा हो और वस्तु आनत तल पर, आनत तल का मतलब होता है झुका हुआ तल। आनत तल पर क्या होता है? आनत तल का मीनिंग क्या होता है? झुका हुआ तल। और वस्तु आनत तल पर एस दूरी विस्थापित होती है या खिसकती है या तय करती है। अब देखिए ये परिस्थिति है, ये आनत तल है, यहां पर कोई बॉडी है जो यहां तक पहुंची, एस डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन यह है। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? यह है, ऐसे फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा जो एंगल बन रहा है वह हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बन रहा है। अब सवाल ये है कि आपको अभी अभी हमने बताया कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स, दोनों में कोई एक काम आप कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों करके दिखाएंगे। पॉइंट ए, by taking component of displacement along the direction of force, ठीक है। बल की दिशा में विस्थापन का घटक लेने पर, अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। यहां ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एलोंग फोर्स लेंगे। क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एलोंग फोर्स लेंगे। तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एलोंग फोर्स? एस कॉस थीटा।
डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलोंग फोर्स कितना हो गया, एस कॉस थीटा। समझ में आई बात। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया अलोंग फोर्स एस कॉस थीटा। अभी अभी बताए हैं आपको, कोई वेक्टर ए अलोंग हॉरिजॉन्टल अगर थीटा एंगल बना रही है तो कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट एस का कंपोनेंट क्या हो गया, एस कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, देयरफॉर वर्क डन किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस बार फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, S cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, S cos थीटा, इसलिए W इक्वल टू क्या हो गया, Fs cos थीटा। W इक्वल टू क्या हो गया, Fs cos थीटा। सेकेंड कंडीशन के फर्स्ट पॉइंट में भी वही एक्सप्रेशन आ रहा है, W इक्वल टू Fs cos थीटा। आई बात समझ में। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में पॉइंट बी, ठीक है, इसी में पॉइंट बी, बाय टेकिंग component of force along displacement। ठीक है, विस्थापन की दिशा में बल का घटक लेने पर क्या है, इस फोर्स का कंपोनेंट हम लेंगे किधर, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। क्योंकि आपके डिफिनीशन में क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इसलिए हम इस फोर्स का कंपोनेंट लेंगे। इस फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स का डायरेक्शन यह है, फोर्स का कंपोनेंट लेंगे अलोंग डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कंपोनेंट लेंगे अलोंग डिस्प्लेसमेंट। क्या बताए, क्या पढ़े हैं वेक्टर में आप, ये वेक्टर ए जिस डायरेक्शन से एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट ए कॉस थीटा। इस बात को कभी नहीं भूलना है, जिस डायरेक्शन से एंगल बन रहा है, वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा जिस डायरेक्शन से एंगल बन रहा है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, ए कॉस थीटा। तो यहां पर एफ एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में थीटा, एफ एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में थीटा, इसलिए एफ का कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइंड प्लेन या अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना हो गया, एफ कॉस थीटा। यानी कि आप इस फोर्स को यहां ऐसे दिखा सकते हैं, ये फोर्स एफ है तो ये थीटा एंगल है, ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। इस एफ का कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब इस फोर्स का कंपोनेंट हमने ले लिया एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है, देयरफॉर
एक मिनट। नाउ कंपोनेंट ऑफ फोर्स F along displacement component of force along displacement विस्थापन की दिशा में बल का घटक क्या होगा? F cos थीटा। Therefore वर्क डन, अतः किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर फोर्स है F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट है S, इसलिए कितना हो गया? W बराबर Fs cos थीटा। समझ में आई बात? कितना हो गया? W बराबर Fs cos थीटा। यानी प्रत्येक कंडीशन में वर्क डन कितना आ रहा है? Fs cos थीटा। समझ में आई बात? चलिए पहले पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब एक चीज और, आप यह देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि हम यहां स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं। हम वर्क डन का एक्सप्रेशन जो भी लिखे हैं, इसमें कहीं भी वेक्टर का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सोचने वाली बात है। हम यहां फोर्स को दिखा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, यहां फोर्स दिखा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, लिख रहे हैं स्केलर फॉर्म में। तो एक चीज हम आपको याद दिलाते हैं, फिर हम लोग वेक्टर चैप्टर में चलें थोड़ी देर के लिए। वहां पर आप पढ़े थे वेक्टर चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या पढ़े थे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, आप यह पढ़े थे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी क्या पढ़े थे? ए बी कॉस थीटा आप पढ़े थे। आप देख लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है, ये जो प्रोडक्ट है ये स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? इस फॉर्मूला के आधार पर W इक्वल टू क्या होगा? इस फॉर्मूला के आधार पर W इक्वल टू क्या होगा? F डॉट S इक्वल टू Fs cos थीटा। यानी कि वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जो दो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता, आप पढ़े हैं वेक्टर में। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का यह डॉट प्रोडक्ट है। आई बात समझ में? अब कुछ स्पेशल केसेज देख लीजिए क्या है। कुछ स्पेशल केसेज हम आपको बताए थे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डिफिनीशन में ठीक है कि डिस्प्लेसमेंट में सेम डायरेक्शन में दिखा करके हमने ये एक्सप्रेशन निकाला, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में फोर्स हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कैसे पॉजिटिव वर्क डन होगा, कैसे नेगेटिव वर्क डन होगा, कैसे जीरो वर्क डन होगा, इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले स्पेशल केसेज।
special cases. 1. If directions of, ऐसा करते हैं, if the force is acting along the direction of displacement, यदि विस्थापन की दिशा में बल लग रहा है, तब देन थीटा क्या होगा? 0। अगर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ये F हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट S हो गया, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट S हो गया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। ठीक है, यानी कि थीटा 0 हो गया, देयरफॉर W इक्वल टू क्या होगा? Fs cos 0। cos 0 तो 1 होता है, इसलिए Fs इंटू 1, सिंस cos 0 इक्वल टू 1, देयरफॉर W इक्वल टू Fs। सेम चीज वही आ गया जो आपने डिफिनीशन में पढ़ा, सेम चीज वही आ गया जो आपने डिफिनीशन में पढ़ा कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम हो, इफ द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स लग रहा है, तब वर्क इक्वल टू क्या हो गया? Fs। ऐसे वर्क को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव वर्क। ऐसे वर्क को हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव वर्क। ये कहलाएगा पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका पहले इसको चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आप किसी बॉडी ऑफ मास स्मॉल m को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर उठाते हैं। आप किसी बॉडी को ऊपर की ओर उठाते हैं तो कम से कम कितना फोर्स लगाते हैं? आप किसी बॉडी को ऊपर की ओर उठाते हैं तो कम से कम कितना फोर्स लगाते हैं? उस बॉडी के वेट के बराबर कितना फोर्स लगाते हैं? उस बॉडी के वेट के बराबर mg। आप कितना फोर्स लगाते हैं? उस बॉडी के वेट के बराबर, और तब आप s डिस्टेंस ऊपर ले जाते हैं या h डिस्टेंस ऊपर ले जाते हैं। तो आपने जो वर्क किया, ये फोर्स आपके द्वारा अप्लाई किया गया, आपके द्वारा यह फोर्स लगाया गया, और तब आपने s डिस्टेंस ऊपर की ओर उठाया या h डिस्टेंस ऊपर की ओर उठाया इस बॉडी ऑफ मास स्मॉल m को, तो आपके द्वारा जो वर्क हुआ वह कौन सा वर्क हुआ? पॉजिटिव वर्क हुआ। आपके द्वारा जो वर्क हुआ वह कैसा वर्क हुआ? पॉजिटिव वर्क हुआ। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव वर्क। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव वर्क। एग्जाम्पल, work done by
applied force to raise a body in upward direction is taken positive ठीक है। किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाने में लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है। धनात्मक कार्य होता है। ठीक है। किसी बॉडी को ऊपर हम उठा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, इसलिए वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। आई बात समझ में? हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, किसी सरफेस पर, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। हमने आपको टेबल को पुश करने के लिए कहा था या पुल करने के लिए कहा था, आप पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। टेबल को आपने उसी डायरेक्शन में खींचा, आपके द्वारा वर्क डन हो गया पॉजिटिव। समझ में आई बात? चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे। ठीक है। सेकेंड केस if the force is acting in opposite direction of displacement, यदि विस्थापन की विपरीत दिशा में बल लग रहा है तब, ठीक है, फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की ओर, फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की ओर, है ना उल्टी बात? फोर्स लगेगा पीछे की ओर तो डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर कैसे होगा? बिल्कुल उल्टी बात है। लेकिन आप एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। आपने किसी गेंद को लुढ़का के छोड़ दिया, आपने किसी गेंद को रोल करा के छोड़ दिया, कुछ स्पीड देकर छोड़ दिया किसी सरफेस पर, ठीक है, रफ सरफेस मान लीजिए, रफ सरफेस पर आपने किसी गेंद को रोल करा के छोड़ दिया, लुढ़का के छोड़ दिया। क्या गेंद जिस वेलोसिटी से आपने छोड़ा उसी वेलोसिटी से चलती चली जाएगी? नहीं। निश्चित रूप से गेंद के वेलोसिटी में, गेंद के वेग में कमी आएगी, कुछ दूरी आगे जाकर गेंद रुक जाएगी, कुछ दूरी आगे जाकर गेंद रुक जाएगी। इसका मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हुआ। और ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न तब होता है जब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सीलरेशन तब लगता है, फोर्स, आप बॉडी को कुछ वेलोसिटी दिए थे
लेकिन कुछ दूर आगे जाकर के वह रुक गई, वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब है कि उसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उस पर नेगेटिव एक्सीलरेशन लगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन तभी लगता है जब फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो। तो सवाल है कि वहां कौन सा फोर्स लगा? नो डाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स लगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी किसी बॉडी को आप डिस्प्लेस करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, दोनों सरफेस के बीच में, बॉडी का सरफेस और जिस सरफेस पर आप मूव करा रहे हैं बॉडी को, उस दोनों सरफेस जिस कांटेक्ट में है, उस कांटेक्ट के बीच में फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो आप पढ़ चुके हैं। और निश्चित रूप से डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा? यहां पर 180 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, cos 180 होता है -1, यानी कि -Fs। ये हो गया नेगेटिव वर्क डन। क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, नेगेटिव वर्क, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होगा? नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल क्या दीजिएगा? वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जाम्पल क्या दीजिएगा? वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जाम्पल क्या दीजिएगा? वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, ये क्या होगा? निश्चित रूप से ऋणात्मक कार्य होगा, नेगेटिव वर्क होगा, के द्वारा किया गया कार्य। एक एग्जाम्पल और, आप किसी बॉडी को ऊपर की ओर कुछ वेलोसिटी देकर छोड़ दिए, ऊपर की ओर फेंक दिए ऐसे, क्या बॉडी ऊपर चलती चली जाएगी? नहीं, बॉडी ऊपर की ओर चलती नहीं चली जाएगी, कुछ ऊंचाई तक जरूर जाएगी, लेकिन उसका वेलोसिटी कम होते होते एक फिक्स्ड हाइट पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और तब फिर वहां से वह लौट आएगी। तो जब वह नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी, तब फोर्स किधर लग रहा था? नीचे। फोर्स किधर लग रहा था? नीचे। इफ ए बॉडी मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन against gravitational force, then work done by the gravitational force is taken negative। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा था? नीचे, और उसके अगेंस्ट में बॉडी ऊपर जा रही थी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? नेगेटिव। वही जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तब वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि ऊपर से नीचे जब आ रही है तो फोर्स का डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की ओर है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आई बात? चलिए सेकेंड एग्जांपल, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स if the body moves in upward direction
अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य, ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तीसरा केस देख लीजिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव वर्क कहेंगे, ऋणात्मक कार्य कहेंगे, ऋणात्मक कार्य। और तीसरा जो केस है वह है इफ द फोर्स एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, एक मिनट, एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यदि विस्थापन की दिशा के लंबवत दिशा में बल लग रहा है तब, यानी थीटा 90। अब देखिए, कोई बॉडी ऑफ मास m है, इस पर फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90। अब ये कंडीशन कहां से आएगा? ठीक है, डेली लाइफ में इसका भी एग्जाम्पल है। क्या है? कोई कुली सामान लेकर चल रहा है अपने सिर पर, कोई कुली सामान लेकर चल रहा है अपने सिर पर, वह फोर्स किधर लगा रहा है? ऊपर की ओर। कैसे? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स उसने सामान को ऊपर उठाया और सिर पर रख लिया। निश्चित रूप से सिर पर ऊपर की ओर, वह सिर के द्वारा ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, सामान को उठाए हुए है ऊपर की ओर, जबकि सामान के वेट के कारण सामान पर जो गुड्स वह ऊपर की ओर उठाए हुए है, उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है। उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में आप ऊपर वह फोर्स अप्लाई किए हुए है, ये फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको आप वेट कहते हैं, और इसके अगेंस्ट में वह फोर्स अप्लाई किए हुए है कितना? इसी वेट के इक्वल। जितना वेट नीचे की ओर लग रहा है उतना ही वेट वह ऊपर की ओर लगाए हुए है, उतना ही फोर्स वह ऊपर की ओर लगाए हुए है, और चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। निश्चित रूप से फोर्स और डायरेक्शन का के बीच जो एंगल हुआ वह कितना हुआ? 90 डिग्री का हुआ। और उस स्थिति में कुली के द्वारा जो वर्क किया गया वह 0 वर्क किया गया। अब ऐसा नहीं है कि 0 वर्क कह करके आप उसको पैसा न दीजिए, ऐसी गलती मत कीजिएगा, वह अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में उसका वर्क डन 0 है, लेकिन वह अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। कॉस 90 कितना हो गया? 0। यानी कि यहां पर 0 हो गया, और ये वर्क डन कितना हो गया? 0। ठीक है, ये क्या हो गया? 0 वर्क डन। जीरो वर्क डन।
ठीक है, शून्य कार्य। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे। ये जो भी वर्क डन के लिए हमने बताया, ये सब क्या है, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा ये वर्क किया गया है। ठीक है, पहले कांस्टेंट फोर्स पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए।